सोचो अपनी सक्सेस के पीक पर मर जाना और फिर किसी पूरी तरह अलग जगह पर जागना। हमारा प्रोटैगनिस्ट बेहोश होकर अपने बेड पर पड़ा है, पूरी तरह मेस बना हुआ, मुंह से लार तक निकल रही है। वहीं दूसरी तरफ उसकी वाइफ बाहर खड़ी पूरी इमोशनल ब्रेकडाउन में जा चुकी है। उसका हाथ कांपता है क्योंकि धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस वापस आने लगती है और तभी नोसिया उसे ट्रक की तरह हिट करता है। पूरा क्राइसिस मोड एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि सब कुछ वापस बाहर आने लगता है। ये आदमी ऐसी आवाजें निकाल रहा है जो किसी इंसान को नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन इस आदमी के बारे में एक बात जानना बहुत जरूरी है। अपनी पिछली जिंदगी में ये सीईओ चु था, आसपास का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और अपनी ही सेलिब्रेशन पार्टी में सब कुछ भयानक तरीके से गलत हो गया। बस एक पल ड्रिंक पीते वक्त चोकिंग हुई और अचानक सब खत्म हो गया। लेकिन मौत हमारे प्रोटैगनिस्ट का अंत नहीं थी। वो चीखते हुए जागता है एक ऐसे बॉडी में जो डेफिनेटली उसका नहीं है। हवा के लिए हांफते हुए डेस्परेटली समझने की कोशिश करता हुआ कि आखिर अभी हुआ क्या है। इस जगह में कुछ ऐसा है जो उसे फेमिलियर भी लग रहा है और पूरी तरह गलत भी। वो नीचे अपने पैरों की तरफ देखता है जो उसे अपने नहीं लगते। आखिर वो है कहाँ और यहाँ आया कैसे? और फिर रियलाइजेशन उसे फ्रेट ट्रेन की तरह हिट करने लगता है। वो चु यूयू फैंग के बॉडी में है और उसकी उम्र सिर्फ 22 साल है। मेमोरीज वापस फ्लड होने लगती है। एक्सायो डुओ से शादी, उसके पेरेंट्स की फैक्ट्री एक्सीडेंट में मौत। क्या वो सच में अपने ही पास्ट में रीबॉर्न हो गया? और तभी उसे पास से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो याओ है, उसकी वाइफ, जो टूटे हुए ग्लास के बीच फ्लोर पर बैठकर रो रही है। वो ऑकवर्ड तरीके से उसे ग्रीट करता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता क्या कहना चाहिए, और वो रोते हुए भी इतनी खूबसूरत लग रही है कि ऑनेस्टली यहाँ आर्टिस्ट ने कमाल विजन दिखाया है। वो पूरी तरह शॉक्ड है कि वो पहली बार उसके साथ अच्छे से बात कर रहा है। इससे पहले कि सिचुएशन और ऑकवर्ड हो, कोई डोर नॉक करने लगता है। वो यूना है, उसकी सिस्टर, अपने बेटे के साथ, और उसके चेहरे पर एक नास्टी ब्रूज है। जैसे ही वो ब्रूज देखता है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इसके पीछे कौन है। हुहान, वही फैक्ट्री डायरेक्टर जिस पर उसकी सिस्टर ने उनके पेरेंट्स को मारने का आरोप लगाया था। यूना बताती है कि उनके पास खाना खत्म हो चुका है और उसका बेटा पूरे दिन से भूखा है। युएंग उन्हें अंदर बुलाता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि उनके पास कितना बचा है। फिर वो एक्सेओ से एक ऐसा फेवर मांगता है जो खुद उसे भी सरप्राइज कर देता है। सब कुछ यूना को दे दो, फ्लावर उनके लिए काफी होना चाहिए। एक्सायो बिना हेजिटेशन के अग्री कर जाती है और पैसे व सप्लाईज दे देती है। युएंग सब कुछ अपनी सिस्टर को ऐसे पकड़ा देता है जैसे वो कोई बड़ी बात ही ना हो। दोनों औरतें उसकी पर्सनालिटी में आए इस अचानक बदलाव से पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। शोदुया पूछती है कि वो इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक चीज दिमाग में लेकर बाहर निकलता है, हुहान से पुराने हिसाब बराबर करना। सड़कें उसे फेमिलियर भी लगती है और अजीब भी, जबकि वेंडर्स अपनी चीजें बेचने के लिए आवाज लगा रहे हैं। उसके आसपास जिंदगी नॉर्मली चल रही है जबकि वो अपना अगला मूव प्लान कर रहा है। वो उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जहां हुहान रहता है, कॉन्फ्रंटेशन के लिए पूरी तरह रेडी। उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो अपने पेरेंट्स के सो कॉल्ड एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा है। पूरे 20 साल उन्होंने उस फैक्ट्री में काम किया था बिना एक भी इंसिडेंट के। हुहान के 2 गूंज उसके डोर के बाहर गार्ड कर रहे हैं। वो अंदर जाने ही वाले होते हैं कि पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है और तभी वो पलट कर देखते हैं कि हमारा लड़का वहाँ मेनेसिंगली खड़ा है। वर्कर्स तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। युएंग बस कैजुअली पूछता है कि क्या वो लोग अभी वर्क से वापस आ रहे हैं। उनमें से एक उसे एग्रेसिवली पकड़ लेता है और पूछता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है। वो कामली बताता है कि वो अंकल हुहान से एक रिक्वेस्ट करने आया है। हुहान पूछता है कि आखिर उसे कैसी रिक्वेस्ट चाहिए हो सकती है, और यहीं पर युएंग अपना अल्टीमेट मैनिपुलेशन प्ले निकालता है। वो अपने पेरेंट्स की केयरलेसनेस और अपनी सिस्टर के एक्यूजेशंस के लिए अपॉलॉजी मांगता है। हाहा तुरंत अग्री कर देता है कि यूना पूरी तरह अनरीजनेबल बिहेव कर रही है। फिर युएंग कैजुअली कहता है कि उसकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए, और जैसे ही हुहान हेजिटेट करता है हमारा लड़का फैक्ट्री में रायट करवाने की धमकी दे देता है। हुहान उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने ट्रबल क्रिएट किया तो उसे डिटेन कर लिया जाएगा। युएंग और ज्यादा दबाव डालता है, ये कहकर कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या उसके पेरेंट्स ने सच में कोई गलती की थी। उस धमकी को सुनकर हुहान के चेहरे पर पसीना साफ दिखने लगता है। अचानक से हुहान बहुत जेनरस बन जाता है और कहता है कि वो अपनी
पॉकेट से पैसे देगा। दोनों के बीच नेगोशिएशन शुरू होती है। यूजुअल 600 की जगह सिर्फ 500 यान देने का ऑफर करता है। हुहान पैसे लेने अंदर चला जाता है, जबकि युआंग वेट करने के लिए अग्री कर जाता है। वो हु हा को बहुत ध्यान से देख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये आदमी कुछ छुपा रहा है। आखिरकार पैसे हाथ बदलते हैं। 500 यान एक गिल्टी कॉन्शियंस के बदले। युआंग रात में निकल पड़ता है, मन ही मन कसम खाते हुए कि एक दिन वो हु हा से हर चीज का हिसाब बराबर करेगा। लेकिन पहले उसकी नजर एक स्ट्रीट वेंडर पर पड़ती है जो स्टिक पर कैंडीड फ्रूट बेच रहा है। तभी उसे कुछ इम्पोर्टेंट याद आता है जो वो लगभग भूल ही गया था। उधर घर पर एक्सायो डुओ वेट कर रही है और सोच रही है कि उसका हस्बैंड आखिर गया कहाँ। तभी वो डोर पर लौटा है एक छोटे से गिफ्ट के साथ। हैप्पी बर्थडे एक्सायो डुओ। और जिस तरह उसका चेहरा चमक उठता है, ऑनेस्टली यहाँ आर्टिस्ट ने सच में कमाल कर दिया। वो अपोलोजाइज करता है कि इतनी जल्दी में वो उसके लिए बस यही ला पाया। वो कैंडीड फ्रूट का एक बाइट लेती है। सच में खुश होकर वो उसे शेयर करने का ऑफर देती है, लेकिन वो कहता है कि ये पूरा उसका बर्थडे गिफ्ट है। लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और सोच रहा है। वो सोच रहा है कि आखिर उसे ये बॉडी कब छोड़नी पड़ेगी। क्लॉक दिखाती है कि रात कितनी ज्यादा हो चुकी है। बेडरूम से वो आवाज लगाती है, पूछते हुए कि क्या वो सोने के लिए अंदर आ रहा है। धीरे धीरे रात पूरे विलेज पर छा जाती है। चारों तरफ शांति और सन्नाटा। और यही हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी वाइफ के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में फंस जाता है। अब यहाँ आर्टिस्ट का विजन साफ दिखता है, क्योंकि याओ को कैरेक्टर डिजाइन डिपार्टमेंट ने सीरियसली ब्लेसिंग दी है। लेकिन हमारा लड़का पूरी मेंटल क्राइसिस में चला जाता है, खुद को याद दिलाते हुए कि टेक्निकली वो किसी और की वाइफ है। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है उस अनोइंग नेबरहुड रूस्टर की आवाज के साथ। युआंग सुबह सुबह झटके से उठता है। ऐसा लग रहा जैसे वो रात समहाउ सर्वाइव करके आया हो। अंदर ही अंदर वो आंट वैंग के रूस्टर से रिवेंज लेने की कसम खा रहा है। और ऑनेस्टली उसे ब्लेम भी कौन कर सकता है। उधर कोई और पहले ही उठ चुका है और घर में घूम रहा है। जियोदू किचन में जाती है और जो वो देखती है उसे देखकर शौक में चीख पड़ती है, क्योंकि हमारे लड़के ने उसके लिए लॉन्जेविटी नूडल्स बनाए हैं कल के बर्थडे की भरपाई करने के लिए। उसने नूडल्स के लिए एग्स भी अरेंज किए हैं। हालांकि वो कैजुअली एडमिट करता है कि उसने वो आंट वैंग से बिना पूछे बोरो किए थे। वो पूछती है कि वो चोरी कैसे कर सकता है, और वो इंसिस्ट करता है कि ये स्टीलिंग नहीं बोरोइंग है, क्योंकि इवेंचुअली वो वापस कर देगा। लेकिन तभी वो टेबल पर कैश की एक स्टैक गिरा देता है और उसकी आंखें पूरी तरह वाइड हो जाती है। वो तुरंत पूछती है कि आखिर उसे इतने सारे पैसे कहाँ से मिले और क्या उसने ये भी चुराए हैं। वो कामली एक्सप्लेन करता है कि ये उनके पेरेंट्स के लिए फैक्ट्री इंसिडेंट की कॉम्पनसेशन मनी है। वो कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि फैक्ट्री ने तो उनके पेरेंट्स को ही एक्सीडेंट के लिए ब्लेम किया था, तो फिर वो पैसे क्यों देंगे। वो बताता है कि ये पैसे उसे हुहान से मिले हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री में प्रॉब्लम क्रिएट होने से डर गया था। उसका प्लान है कि वो हुहान के खिलाफ एविडेंस गैदर करेगा, क्योंकि अब उस आदमी ने क्लियरली अपना गार्ड डाउन कर दिया है। फिलहाल के लिए इन पैसों का मतलब है कि उन्हें कुछ समय तक खाने की टेंशन नहीं होगी। श्याओ बस उसे ऐसे घूरती रहती है जैसे वो किसी बिल्कुल अलग इंसान को देख रही हो। वो सीधे पूछ बैठती है कि क्या वो सच में वही चू वायु फैन है जिसे वो जानती है। वो नर्वस होकर हंस देता है और पूछता है कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। फिर वो पैसे बांटना शुरू करता है। 200 उसके लिए, 100 खुद के लिए और 100 यूना के लिए, और बाकी खाने के लिए। वो अग्री कर जाती है और वो अपनी सिस्टर यूना को उसका हिस्सा देने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे आंट वैंग दिखती है, जो सुबह की धूप में अपनी चिकन्स को खाना खिला रही है। वो तुरंत उसे उसके मिसिंग एग्स के बारे में कॉन्फ्रंट करती है और वो एडमिट कर लेता है कि उसने एक एग पहले बोरो किया था। जो लुक वो उसे देती है वो एब्सोल्युटली प्राइसलेस है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये लड़का ऐसा कर सकता है। वो उस पर बरस पड़ती है, पूछते हुए कि आखिर उसने कब उसे कुछ बोरो करने की परमिशन दी थी। लेकिन तभी हमारा लड़का अपना सीक्रेट वेपन निकालता है, कोल्ड हार्ड कैश। वो एग्स के बदले उसे 2 यान देने का ऑफर करता है और अचानक उसका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। अब वो पूरी स्माइल कर रही है और कहती है कि वो जब चाहे बोरो कर सकता है। पैसा सच में बोलता है। जैसे ही वो आगे चलता रहता है, कोई उसे आवाज लगाता है और यहाँ एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर नाइकी लू की। युआंग कैजुअली उसे ग्रीट करता है, लेकिन डिस्टेंस बनाए रखता है, क्लियरली ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। नाइकी बताता है कि आज रात एक गैम्बलिंग मैच है किसी चेंग नाम के आदमी के साथ, और वो चाहता है कि युआंग उसके साथ टीम अप करे। ये नाम सुनते ही युआंग का अटेंशन तुरंत उस तरफ चला जाता है, क्योंकि चेंग का फादर लिंशु स्टील फैक्ट्री का रिटायर्ड लीडर है। नाइकी फिर पूछता है कि क्या शिया आज रात घर पर होगी, और हाँ, ये थोड़ा सस्पिशियस जरूर लगता है। युआंग सोच रहा है कि उसे इन्फॉर्मेशन के लिए शेंदा से मिलना तो है, लेकिन इस तरह नहीं। इसलिए वो नाइकी से कहता है कि वो खुद उसके घर आ जाएगा और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। पीछे से
नाइकी बड़बड़ाता है कि युआंग कितना कवर्ड है, क्लियरली रिजेक्ट होने से खुश नहीं है। वो सोच रहा है कि ऐसा आदमी आखिर इतनी खूबसूरत वाइफ से शादी कैसे कर सकता है। और सर, आपके इंटेंशन साफ दिख रहे हैं। उधर युआंग अपनी सिस्टर के घर पहुंचता है ताकि उसे पैसों का हिस्सा दे सके। वो दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाता है और नोटिस करता है कि कुछ अजीब लग रहा है। वो सोचता है कि दरवाजा अनलॉक्ड क्यों छोड़ा गया है, ये काफी केयरलेस बात है। लेकिन तभी उसे अंदर लिटिल जैंग दिखता है और बच्चा तुरंत उसे पहचान लेता है। लिटिल जैंग एक्साइटेड होकर अपनी मॉम को आवाज लगाता है कि बिग ब्रदर आ गया है। उसकी सिस्टर यूयू बाहर आती है और पूछती है कि उसके बेटे को क्या हुआ। लिटिल जैंग युआंग को अंदर खींच ले जाता है ताकि अपनी मॉम को दिखा सके कि बिग ब्रदर सच में मिलने आया है। लेकिन युआ उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं लगती। क्लियरली यहाँ कुछ पुरानी हिस्ट्री है। युआंग नोटिस करता है कि वो किचन में काम कर रही है और ऑफर करता है कि वो काम संभाल ले ताकि वो रेस्ट कर सके। और देखते ही देखते वो ऐसे डो गूंथने लगता है जैसे पूरी जिंदगी यही काम किया हो। यूयू बस उसे चुपचाप देखती रहती है, क्लियरली समझ नहीं पा रही कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी डोवे से किसी और की आवाज आती है जो यूयू को बुला रही है। एक औरत अंदर आती है और पूछती है कि नूडल्स तैयार हुए या नहीं, और ये जरूर यूना होगी। युआंग ब्राइट स्माइल देता है और कहता है कि बस अभी तैयार हो जाएंगे। यूना पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है। लेकिन वो बस कामली बॉइलिंग वाटर वाले पॉट की तरफ देखता है, बिल्कुल अनबोदर्ड। फिर वो प्रोफेशनल शेफ की तरह नूडल्स पुल करना शुरू कर देता है और कहता है कि डिनर के बाद बात करेंगे। पानी पूरी तरह बॉईल हो चुका है और वो फ्रेश नूडल्स उसमें डाल देता है। यूना पूछती है कि उसने इतना ज्यादा फ्लावर क्यों इस्तेमाल किया। क्लियरली अभी भी उसकी हर चीज पर शक कर रही है। वो कैजुअली कहता है कि अब फैमिली के पास पैसे हैं, और ये सुनते ही वो तुरंत पूछती है कि आखिर पैसे आए कहाँ से। वो उस पर पूरी तरह फट पड़ती है, उसके सारे पुराने फेलियर्स गिनाने लगती है जैसे गैम्बलिंग और डोमेस्टिक वायलेंस। और हमारा लड़का बस वहाँ स्पीचलेस खड़ा रह जाता है, क्योंकि हाँ, ओरिजिनल युआंग सच में बहुत टेरेबल इंसान था। लेकिन आर्ग्यू करने की बजाय वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है अल्टीमेट कमबैक के लिए। वो कैश की एक स्टैक निकालता है और कहता है कि वो इसे रख ले क्योंकि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं। वो कहता है कि पढ़ाई करते वक्त अच्छा और न्यूट्रिशियस खाना खाए और खुद पर पैसे खर्च करने में स्टिंजी ना बने। लेकिन वो अभी भी सस्पिशियस है, आंखों में डर लिए पूछती है कि आखिर ये पैसे आए कहाँ से। वो बात टाल देता है और कहता है कि डिनर के बाद बात करेंगे। फिर कैजुअली मेंशन करता है कि उसने ट्रीट के लिए फ्राइड मीट भी बनाया है, और ऑनेस्टली जो खाना वो तैयार करता है वो काफी इम्प्रेसिव है। एग्स वाले नूडल्स और साथ में मीट डिश। डिनर के दौरान आखिरकार वो बताता है कि उसने फैक्ट्री में हाँ से पैसे मांगे थे। ये नाम सुनते ही दोनों औरतें फ्रीज हो जाती है। क्लियरली वुहान की यहाँ काफी डेंजरस रेपुटेशन है। पुरानी क्लॉक की टिक टिक के बीच सुबह का माहौल घर में फैल रहा होता है, और तभी युआंग सबसे बड़ा बॉम्बशेल गिराता है। उनके पेरेंट्स की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। यूए पूरी तरह स्टन रह जाती है और उसे समझ नहीं आता क्या कहे। वो एक्सप्लेन करता है कि वुहान ने फॉल्टी इक्विपमेंट खरीदा था और फिर उसे कवर अप कर दिया, और अब वो उस बात का एविडेंस गैदर करेगा क्योंकि हर इक्विपमेंट परचेस का पेपर ट्रेल होता है। और जैसे ही उसे वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वुहान का खेल खत्म। हमारा लड़का डिक्लेयर करता है कि वो सब कुछ खुद हैंडल करेगा और चाहे कुछ भी हो जाए अपने पेरेंट्स का नाम साफ करके रहेगा। दोनों सिस्टर्स बस उसे कंफ्यूजन में घूरती रहती है, क्योंकि ये डेफिनेटली वो युआंग नहीं है जिसे वो याद करती है। वो लिटिल जैंग को कैंडी के लिए पॉकेट मनी देता है और यूना से कहता है कि वो सिर्फ अपने एग्जाम्स पर फोकस करे, ट्यूशन वो खुद हैंडल करेगा। उस दिन बाद में युआंग टाउन में चल रहा होता है, तभी उसे एक वेंडर की आवाज सुनाई देती है जो पॉप्सिकल्स बेच रहा है। वो डिसाइड करता है कि खुद को थोड़ा ट्रीट दे और पॉप्सिकल कार्ट की तरफ बढ़ जाता है। वेंडर उसके लिए आइस बॉक्स से एक पॉप्सिकल निकालता है, सिर्फ 2 फेन में एक पॉप्सिकल। मॉडर्न टाइम में ऐसी प्राइस मिलना इम्पॉसिबल है। यूफेंग बैठकर पॉप्सिकल एंजॉय करने लगता है और सोचता है कि हर एरा का अपना अलग चार्म होता है। लेकिन तभी कोई पीछे से उसके शोल्डर पर टैप करता है और उसे नाम से ग्रीट करता है। युआंग पलट कर देखता है, सोचते हुए कि आखिर कौन है जो उससे अपनी मर्जी से बात करना चाहता है, और वहाँ पूरा एक ग्रुप खड़ा है जो कभी भी अच्छा साइन नहीं होता। युआंग की मेमोरीज एक्टिवेट हो जाती है और वो उन्हें पहचान लेता है। फुआहाई और जैंग जेरुई पुराने एक्वेंटेंसेस। वो कूल बनते हुए कैजुअली उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि काफी समय हो गया। फिर उसकी नजर शेंजर पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली जिया डुओ की बेस्ट फ्रेंड है। और यहाँ आर्टिस्ट का विजन फिर साफ दिखता है, क्योंकि जुरान पूरी तरह गॉर्जियस और परफेक्टली पुट टुगेदर लग रही है। लेकिन तभी ये आदमी शिया शान उस पर चिल्लाने लगता है, पूछते हुए कि वो आखिर देख क्या रहा है। ग्रुप में से कोई उसे काम डाउन होने को कहता है, क्योंकि ऑनेस्टली इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक बॉल्ड आदमी उसे ट्रैश कहता है और
बोलता है कि उसे यकीन नहीं होता कि एक्सिया जैसा कोई उसके जैसे इंसान को पसंद कर सकता है। ग्रू की एक वुमन हंसते हुए कहती है कि शायद एक्सायो को हुलिगन्स पसंद हो, लेकिन हमारा लड़का बस अपने पॉप्सिकल का एक बाइट लेता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो पूरी तरह अनबोदर्ड होकर आराम से पॉप्सिकल खाता रहता है। एब्सोल्यूट किंग बिहेवियर। फिर वो कामली एक्सप्लेन करता है कि एक्सिया और ज़रो दोस्त है, तो वो अपनी वाइफ की फ्रेंड की डिसरिस्पेक्ट क्यों करेगा। जीरन कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा है जैसे वो एक्चुअली इम्प्रेस्ड हो। वो स्मूथली सिचुएशन को डिफ्यूज करती है, कहती है कि आखिर वो सब क्लासमेट्स थे और सजेस्ट करती है कि अब उन्हें निकलना चाहिए। ग्रुप वहाँ से चला जाता है, जबकि युआंग उन्हें जाते हुए देखता रहता है और वो सोच रहा है कि हाँ, शान के पास अब ज्यादा अच्छे दिन नहीं बचे, जो ऑनेस्टली काफी ऑमिनस लग रहा है। युआंग अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है, ग्रोसरीज हाथ में लिए एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड की तरह। लेकिन तभी उसे दूर एक बिल्डिंग के पास कोई फेमिलियर इंसान दिखता है और वो याहुआ है, अपनी पिंक ड्रेस में एब्सोल्युटली अडोरेबल लगती हुई, हाथ में वाटरमेलन लिए। उसे देखकर वो पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो जाती है और सरप्राइज में अपना माउथ कवर कर लेती है। वो उसके पास जाता है और कैजुअली पूछता है कि क्या वो भी आइसक्रीम खा रही थी। वो नर्वस होकर एडमिट करती है कि काफी समय बाद उसने खुद के लिए कुछ खरीदा है और उसने उसके लिए भी एक वाटरमेलन लिया है। और यहाँ युआंग उसे अब तक की सबसे जेन्युइन वार्म स्माइल देता है। वो हाथ बढ़ाकर प्यार से उसके सिर पर पैट करता है, जो ऑनेस्टली शायद सबसे क्यूट चीज है। वो उससे कहता है कि अब उनके पास पैसे हैं और वो जो चाहे खरीद सकती है, आगे और भी पैसे आएंगे। दोनों साथ में चलने लगते हैं। वो ऑफर करता है कि वो उसका सामान कैरी कर ले क्योंकि वो टायर्ड लग रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि वो ठीक है। पर हमारा जेंटलमैन प्रोटैगनिस्ट मानने वाला नहीं है और वाटरमेलन खुद उठा लेता है। एक्सिया ओडुआ उसे कंप्लीट डिसबिलीफ में देखती रहती है क्योंकि ये वो हस्बैंड नहीं है जिसे वो पहले जानती थी। वो धीरे से उसका नाम पुकारने लगती है, लगभग विस्पर में। फिर वो सॉफ्टली उसका नाम पूरा बोलती है, आंखें बंद किए हुए जैसे वो इस मोमेंट को फील कर रही हो। युआंग नीचे अपने हाथ में पड़े पॉप्सिकल स्टिक की तरफ देखता है। पास में कोई उन्हें देख रहा है, जिसकी रिफ्लेक्शन विंडो में दिखाई दे रही है। युआंग की आंखें हल्की सी नैरो हो जाती है क्योंकि उसे कुछ सस्पिशियस महसूस होता है। उसकी इंस्टिंक्ट्स काम करने लगती है, लेकिन वो कूल बना रहता है और उससे कहता है कि डे ड्रीमिंग बंद करे ताकि वो लोग घर जा सके। शाय डुओ तुरंत रियलिटी में वापस आ जाती है, पूरी तरह फ्लस्टर्ड क्योंकि उसने अभी उसे होम कहा था। वो जल्दी जल्दी उसके पीछे चलने लगती है। उसका हार्ट क्लियरली तेजी से धड़क रहा है और दोनों दोपहर के आसमान के नीचे साथ में घर लौटने लगते हैं। और ऑनेस्टली ये काफी अडोरेबल है। तो अब यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। उस रात घर पर कोई युआंग के डोर को बिना किसी चिल के जोर जोर से पीट रहा होता है और ये नाइकी है जो बाहर खड़े होकर चिल्ला रहा है कि युआंग तुरंत बाहर आए। युआंग पूछता है क्या हुआ, तभी नाइकी उसे बाहर खींच ले जाता है ताकि प्राइवेटली बात कर सके। पता चलता है कि नाइकी सुबह गैम्बलिंग में पैसे हार गया और उसकी वाइफ उस पर पूरी तरह बलिस्टिक हो गई। लेकिन अब उसका ब्रिलियंट प्लान सुनो। वो डायरेक्टर के बेटे चेंग को जानता है। नाइकी एक्सप्लेन करता है कि वो आदमी बेसिकली चलता फिरता एटीएम है जो आसानी से गैम्बलिंग का एडिक्ट हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे हल्का सा पुश करता है और पूछता है कि आखिर नाइकी अपने साथ कितने पैसे लाया है। नाइकी नर्वस होकर एडमिट करता है कि उसे अभी तक सैलरी नहीं मिली और वो पैसे बोरो करना चाहता है। यूफेंग उसे याद दिलाता है कि नाइकी अब भी उसके 3 युआन उधार रखता है और उसके पास खुद सिर्फ 1 युआन है। ये सुनकर नाइकी का जॉ लिटरली ड्रॉप हो जाता है क्योंकि हक सिर्फ 1 युआन लेकर गैम्बलिंग खेलने जा रहा है। युआन कैजुअली पॉइंट आउट करता है कि नाइकी के पास भी कोई पैसा नहीं है, मतलब दोनों पूरी तरह ब्रोक है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सजेस्ट करता है कि शायद उन्हें ये किसी और दिन ट्राई करना चाहिए, लेकिन नाइकी उसका हाथ पकड़ लेता है और इंसिस्ट करता है कि वो लोग यहाँ तक आ ही चुके हैं, इसलिए वो युआन को पैसे लेंड कर देगा। नाइकी अपने पॉकेट्स टटोलना शुरू करता है जबकि युआंग उसे ग्रोइंग सस्पिशन के साथ देख रहा होता है और ये आदमी लिटरली अभी युआंग के वॉलेट से उसका पैसा पिकपॉकेट कर चुका था। मूनलाइट के नीचे नेबरहुड के डॉग्स भौंक रहे होते हैं जब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। चंगा की जगह के एंट्रेंस पर एक बूढ़ा आदमी अपने डॉग के साथ उन्हें ग्रीट करता है। गोटा उन्हें अंदर वेलकम करता है और युआंग व नाइकी दोनों को अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। नाइकी पूछता है कि वो लोग इतनी दूर क्यों आए और जीए एक्सप्लेन करता है कि वो अपने ग्रैंड
गॉडफादर की हेल्प कर रहा था। नाइकी की आंखें चमक उठती है और वो उस नए गैम्बलिंग गेम के बारे में पूछता है जिसके बारे में उसने सुना था। गोटा उन्हें टेबल पर बैठने को कहता है और बोलता है कि वो उन्हें गेम सिखाएगा। वो रूल्स एक्सप्लेन करता है कि एक सिंगल डेक इस्तेमाल होगा जिसमें 3 कार्ड्स टेबल पर फेस डाउन रहेंगे। गॉड बताता है कि गेम बहुत मजेदार है क्योंकि 2 प्लेयर्स लैंडलॉर्ड के खिलाफ मिलकर खेल सकते हैं। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी एक पीजन की जीत होती है तो वो दोनों की जीत मानी जाएगी और युआंग तुरंत इस गेम को पहचान लेता है। ये फाइटिंग द लैंडलॉर्ड है, एक क्लासिक कार्ड गेम। गुदा कार्ड शफल करता है और अनाउंस करता है कि पहले राउंड में वो लैंडलॉर्ड बनेगा। फास्ट फॉरवर्ड और कोई फिर से उनके खिलाफ एक और राउंड जीतकर सेलिब्रेशन कर रहा है। जीए कॉन्फिडेंटली पेयर ऑफ 7 टेबल पर स्लैम करता है। नाइकी समहाउ उसे एक डबल से काउंटर कर देता है और जीए के चेहरे पर अनोइंग सैटिस्फैक्शन दिखने लगती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कामली पेयर ऑफ 8 खेलता है और प्रीवियस कार्ड्स को बीट कर देता है। नाइकी और जीए दोनों तुरंत पास कर देते हैं क्योंकि अपेरेंटली उनके हैंड्स पूरी तरह ट्रैश है। कोई पेयर ऑफ 10s डालकर राउंड का कंट्रोल ले लेता है और एक बार फिर जीए राउंड जीत जाता है, फेक अपॉलॉजी देते हुए अपनी इनक्रेडिबल लक के बारे में। जीए पेयर ऑफ 6s डालता है और अनाउंस करता है कि वो स्टेक्स फिर डबल कर रहा है। यूफेंग पेयर ऑफ किंग्स से काउंटर करता है और टेबल की पूरी एनर्जी बदल जाती है। नाइकी जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ड्रामेटिक तरीके से अपने कार्ड्स टेबल पर फेंकता है। वो पेयर ऑफ एसेस स्लैम करता है सोचते हुए कि उसने जीनियस मूव खेला है, लेकिन फिर नाइकी रियलाइज करता है कि उसने लैंडलॉर्ड की बजाय अपने ही टीममेट पर हमला कर दिया। गो पास कर देता है और पूछता है कि क्या वो लोग सच में इतने बड़े बेट्स खेल रहे हैं। नाइकी साई करता है और कहता है कि उसके पास पेज नहीं बचे, इसलिए वो सिंगल्स ही खेलेगा, शुरुआत 3 से करते हुए। गो कैजुअली एक जैक डाल देता है और पूछता है कि क्या बाकी सब पास कर रहे हैं। सब पास कर देते हैं और जीए एक बार फिर उस स्मग स्माइल के साथ राउंड जीत जाता है। नाइकी उसे थम्स अप देता है और अमेजिंग बुलाता है। पूरी तरह ऑब्लिवियस की आखिर हो क्या रहा है, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखें नैरो हो जाती है क्योंकि वो शुरुआत से सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। क्योंकि यूएंग के पास 4 2s है जो इस गेम के लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड्स है। वो ड्रामेटिक साई लेते हुए कहता है कि इस राउंड में उसका हैंड पूरी तरह यूजलेस है। रात गहराती जाती है और गेम्स लगातार चलते रहते हैं। कार्ड्स टेबल पर पाइल अप होते जा रहे हैं। नाइकी 4 6s डालता है और कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है कि वो इस राउंड की स्ट्रॉन्ग शुरुआत कर रहा है, लेकिन यूएन स्मर्क के साथ अपने 4 2s रिवील कर देता है क्योंकि ये लिटरली हर चीज को बीट करते हैं। नाइकी और जीए दोनों पूरी तरह स्टन रह जाते हैं और उन्हें इस बॉम्ब पर पास करना पड़ता है। यूएन अनाउंस करता है कि उसने 1 स्मॉल किंग और 3 बॉम्ब्स के साथ जीत लिया, जिसका मतलब है 4 यान ईच। और अब यूएन कामली नाइकी से पूछता है कि आखिर उसका पैसा कहाँ है ताकि वो पे कर सके। गेम्स रात भर कंटिन्यू होते रहते हैं जबकि कोई पेयर ऑफ 2s रात की हवा में फेंकता है और डबल्स खेले जाते रहते हैं जबकि बाकी सब एक दूसरे की मूव्स पर पास करते रहते हैं। जीए फिर जीत जाता है और अपनी आखिरी कार्ड उस अनबियरेबल स्माइल के साथ दिखाता है। नाइकी टेबल पर जोर से हाथ मारता है और अपनी बैड लक को कर्स करता है। यूएन कैजुअली नोट करता है कि अब नाइकी उस पर ऑलमोस्ट 100 युआन ओ करता है, लेकिन नाइकी क्विट करने से मना कर देता है और डिक्लेयर करता है कि अगले फ्यू गेम्स में वो बड़ा दाव लगाएगा। यूफेंग कार्ड शफल कर रहा होता है तभी कोई नाइकी का मजाक उड़ाता है कि उसके पास अब एक सिंगल सेंट भी नहीं बचा। नाइकी पूरी तरह लूज इट कर देता है और चिल्लाता है कि जब तक वो अपना पैसा वापस नहीं जीत लेता तब तक कोई यहाँ से नहीं जाएगा। यूएन कार्ड्स टेबल पर फेंकता है और नाइकी से कहता है कि या तो वो पैसे दे या फिर निकल जाए। फिर यूएंग उसके बिल्कुल फेस के पास जाकर उसे वार्निंग देता है कि वो उसकी वाइफ को दोबारा बॉदर ना करे।